देश जी ढांडा, पूर्व मंत्री और विधायक कलायत जनरल डीपी वत्स जी, ये पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और मैं सचमुच वत्स जी को अपने बड़े भाई के रूप में मैं मानता हूं। श्री राहुल राणा, प्रदेश सचिव, श्री कैलाश भगत, चेयरमैन नेफेड, श्री दिनेश कौशिक, पूर्व विधायक, श्री मंडल अध्यक्ष श्री राजीव राणा, श्री कपिल दीक्षित, श्री मरु मटोर, श्री कुलदीप राणा, जिला उपाध्यक्ष, श्री जयदीप राणा, श्री राम केहर शर्मा जी, श्री राजेश बिढ़ान जी, श्री सुरेश रविश जी, श्री जयंत पटनायक, जसवंत पटनायक जी, श्री रामपाल राणा जी, श्री सुरेश संधू जी, श्री राजू कौशिक जी, श्री महिपाल राणा जी, श्री तुषार ढांडा, सरदार जसराज जर्सी जी और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हम लोगों का स्वागत किया है। आप लोगों ने फूलों की हार पहनाकर मेरा स्वागत किया है, तालियां बजाकर आप लोगों ने स्वागत किया है, लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, पिछले 10 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में हमारी सरकार काम कर रही है। मैं समझता हूं भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का हर व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार करता है कि भारत एक नई सोच के साथ एक नए भारत का निर्माण होते हुए प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहा है। भारत अब पहले का भारत नहीं रहा है। दुनिया में यह धारणा बनी हुई थी कि भारत एक कमजोर भारत है, लेकिन आज सारी दुनिया में बहनों भाइयों यह धारणा बदल चुकी है और भारतीय जनता पार्टी इसके पहले भी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार चला चुकी है और 10 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर सरकार चल रही है। बहनों भाइयों, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि मनुष्य के जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसका विश्वास, उसका भरोसा, उसका इखलाक। इंसान वही होता है जो कहे वो करके दिखाए, भले ही अपनी जिंदगी भी जोखिम में क्यों न डालनी पड़े, उसे ही हम इंसान कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो सकता है वह कहे कुछ करे कुछ, अंतर हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं जो कुछ भी हम लोगों ने कहा है उसका अक्षरशः पालन किया है। कभी भी हम लोगों ने वादा खिलाफी नहीं की है। मेरे बहनों भाइयों, मैं याद दिलाना चाहता हूं 1951 में जब भारतीय जनसंघ के रूप में हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ की थी, उस समय भी हम लोगों ने कहा था जिस दिन भारत की संसद के दोनों सदनों में हमें स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर जिसे धारा 370 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है, हम चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे और आपने देखा कि हमने समाप्त कर दिया। हमने कहा था 1984 से लगातार कहते चले आ रहे थे जिस दिन संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिल जाएगा, स्वाभाविक रूप से परमात्मा की कृपा से ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। मुझे याद है कि जब हम लोग 1984 में छोटे थे, आंदोलन कर रहे थे राम मंदिर निर्माण के लिए, तो हम लोग नारे लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। तो हमारे विरोधी या कांग्रेस के लोग यह कहते थे, हाँ हाँ राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, वह दिन आ गया 22 जनवरी। हमारे प्रधानमंत्री ने 12 दिन का उपवास करके धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है।
रामलला अब अपनी झोपड़ी से, अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। बहनों भाइयों, मैं डंके की चोट से कह सकता हूं कि भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई राम राज्य कैसे आ जाएगा, राम राज्य कैसे आ जाएगा। मैं मानता हूं देश में रहने वाले हर व्यक्ति के अंदर जब अपने कर्तव्य के प्रति, अपने दायित्व के प्रति एक बोध पैदा हो जाए, एक जानकारी पैदा हो जाए, उसी दिन मैं मान लूंगा कि भारत में राम राज्य आ गया। कैकेयी के अंदर यही दायित्व बोध नहीं था, यही कर्तव्य बोध नहीं था, एक अधिकार बोध का था कि हमारा ही बेटा सिंहासन पर बैठना चाहिए, भरत के अतिरिक्त कोई दूसरा सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए। इसी कारण वहां संकट पैदा हुआ था। इसीलिए मैं अब आश्वस्त हूं, आज धीरे धीरे लोगों के अंदर अपने कर्तव्य के प्रति, अपने दायित्व के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति एक जागरूकता पैदा होती जा रही है। बहनों भाइयों, हमने यह भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था, हमारी सरकार बन जाएगी तो हम 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर देंगे। हमारे विरोधी यह कहते थे कि साहब 3 तलाक का मामला तो यह हमारे दूसरे धर्म के लोगों का मामला है, दूसरे के धर्म के मामले में आप क्यों हस्तक्षेप करेंगे। भारत तो पंथ निरपेक्ष देश है, आपको यह नहीं करना चाहिए। बहनों भाइयों, मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, हर धर्म के मानने वालों की मां, बहन, बेटी वो हमारी भी मां, बहन, बेटी है। उस पर यदि कोई जुल्म और अत्याचार होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे, सरकार रहेगा जाए। हम केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। आपने देखा कि चुटकी बजाकर हम लोगों ने 3 तलाक की प्रथा को भी समाप्त कर दिया। फिर भी जनता को ये अपनी तरफ से गुमराह करने की कोशिश करते हैं हर चीज पर। नागरिकता का कानून था, बहनों भाइयों, नागरिकता का कानून भारत का गृह मंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मैंने ही प्रारंभ किया था बनाना। लोकसभा में हमारा बहुमत था, पास हो गया था। राज्यसभा में बहुमत बाद में आया। हमारे उत्तराधिकारी अमित भाई ने उसे राज्यसभा, लोकसभा दोनों में उसे पास कराने का काम किया है। और कहते हैं, बताइए साहब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से यानी कोई हिंदू आएगा, कोई सिख आएगा, कोई ईसाई आएगा, यहूदी आएगा, आप उसको भारत की नागरिकता दे देंगे? मैंने कहा कि हां, नागरिकता देंगे। जिसका भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न हुआ है और वह वहां से भागकर भारत आएगा तो भारत अपना बड़ा दिल करके उसको भारत की नागरिकता देगा। हम हिंदू मुसलमान के आधार पर कोई भेदभाव करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग हैं। मुझे खबर मिली है कि यहां आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हमारे नवीन जिंदल जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। बहनों भाइयों, ये आम आदमी पार्टी है, अन्ना हजारे साहब इनके नेता, जिनके मार्गदर्शन में भ्रष्टाचार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया था। आंदोलन समाप्त होने के बाद अन्ना हजारे साहब ने कहा कि बेटा केजरीवाल, देखो राजनीतिक पार्टी मत बनाना, ना ये हमारे आंदोलन की पवित्रता समाप्त हो जाएगी। सत्ता के मोह में इस केजरीवाल ने अपने गुरु अन्ना हजारे की बात नहीं मानी और एक पार्टी बना ली। और आप देख रहे होंगे, जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था, आज उसी कांग्रेस के साथ गलबहियां कर रहे हैं, हाथ से हाथ मिलाकर, गले से गला मिलाकर उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बहनों भाइयों, ऐसा व्यक्ति बहादुर इंसान नहीं हो सकता। इंसान वही होना चाहिए जो कहे वह करे, प्राण जाई पर बचन न जाई, यह होना चाहिए।
बराबर इन्होंने देश की जनता को धोखा दिया। कहा था इन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद, कहा था कि मैं किसी सरकारी आवास में नहीं रहूंगा। आज जाकर दिल्ली में देख लीजिए, इन्होंने अपना शीश महल बनवाया है, पता नहीं कितने करोड़ों का। इस वादे को भी उन्होंने पूरा नहीं किया। अभी हाल में इन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद, महिला सांसद, मुख्यमंत्री आवास में उसके ऊपर हमला हुआ, उसके बाल पकड़े गए, खींचे गए, लाख घूसे उस महिला पर चलाए गए। आज केजरीवाल की हिम्मत नहीं है एक लफ्ज भी उसके बारे में बोल दे। बहनों भाइयों, बराबर इनकी कथनी और करनी में अंतर रहा है, इनकी कृति और कथन में अंतर रहा है, इनके वर्ड्स और डीड्स में अंतर रहा है। ये जो कहते हैं वह करते नहीं है। मैं तो कांग्रेस की बात करना चाहता हूं। जब आजादी हासिल हो गई 1947 में, महात्मा गांधी ने कहा कांग्रेस के झंडे के तले सभी ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी है और हमने आजादी हासिल की है। इसलिए कांग्रेस इस नाम का दुरुपयोग, राजनीतिक दुरुपयोग सत्ता हासिल करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए कांग्रेस को भंग कर दो। कांग्रेस के लोगों ने सत्ता के लोभ में महात्मा गांधी की बात भी नहीं मांगनी, बापू की बात भी नहीं मानी और कांग्रेस को जिंदा रखा। 52 वर्षों तक लगातार अखंड इन लोगों ने सत्ता का सुख भोगा है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाते हैं। बहनों भाइयों, मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहूंगा, हमारी कोई बात गलत हो वो अखबार के पन्नों पर लिख देंगे। हमारी गलती होगी तो मैं स्वीकार कर लूंगा, क्षमा मांग लूंगा, क्योंकि हमने जिंदगी में राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। जो भी वादे किए थे इन लोगों ने अपने वादों को पूरा नहीं किया है। मेरे बहनों भाई, आज ये हमारी सरकार को हराना चाहते हैं। इनके शासनकाल में शायद ही ऐसी कोई सरकार रही हो जिस पर कभी न कभी भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों। यहां तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार के मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खानी पड़ी थी। लेकिन मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, चाहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे मोदी जी के नेतृत्व की हमारी 10 वर्षों से चल रही है सरकार हो, कोई मां का लाल, चाहे भारत का अथवा दुनिया का, उंगली उठाकर नहीं कह सकता है किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा। और ईडी सीबीआई यदि छापे डालती है तो कहते हैं ये मोदी जी देखिए छापे डलवा रहे हैं लोगों के ऊपर, विरोधियों पर छापे डलवा रहे हैं। बहनों भाइयों, ईडी सीबीआई वो कभी भी हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकार के लोगों ने नहीं कहा है फला पर छापे डालो, फला पर मत डालो। और आपके यहां छापे डलाई तो आपके यहां माल मिल क्यों रहा है? सवाल यह है। बराबर भ्रष्टाचार को इसे हिंदुस्तान में कांग्रेस ने बढ़ावा दिया है, बराबर बढ़ावा दिया है। आप सुनना चाहेंगे, 2014 के पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, ईडी ने बामुश्किल 32 लाख रुपए जब्त किए थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कैसे की जाती है अब देखिए। 2014 के बाद ईडी और सीबीआई ने जो कार्रवाई की है बहनों भाइयों, तो कांग्रेस के समय केवल 32 लाख रुपए जब्त हुए थे। हमारी सरकार के शासनकाल में 22,000 करोड़ रुपए ईडी सीबीआई ने जब्त किए। कहां से यह पैसा आ रहा है? यहां तक कि 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को जब्त किया। भ्रष्टाचार को बराबर इन लोगों ने संरक्षण दिया है बहनों भाइयों। मुझे याद है कि राजीव गांधी जी भी भ्रष्टाचार को लेकर एक बार चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, क्या करूं, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, दिल्ली के बैंक से 100 पैसा मैं नीचे भेजता हूं, लेकिन बामुश्किल 14 पैसा लोगों की जेब में पहुंच पाता है।
86 पैसा या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन्होंने हम लाचारी व्यक्त की थी। मैं राजीव गांधी जी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा